हमारे स्कूल सिर्फ हमें इतना ही सिखाते हैं कि चीजों को याद करो एंड एग्जाम में जाके लिख दो, बढ़िया नंबर मिलेंगे। और इससे होता क्या है, इंसानों के अंदर लो ऑर्डर थिंकिंग डेवलप होती है, हाई ऑर्डर थिंकिंग नहीं। हाई ऑर्डर थिंकिंग वो थिंकिंग है जो कि बहुत जरूरी है एक इंसान की ग्रोथ के लिए। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लो ऑर्डर थिंकिंग से हाई ऑर्डर थिंकिंग की तरफ जा सकते हो। ये जो कॉन्सेप्ट था उसको लिया गया था ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से। उसके अकॉर्डिंग सोचने के या थिंकिंग के 6 अलग अलग लेवल्स हैं, जिसमें पहला लेवल होता है चीजों को याद करना। मैं अगर आपसे पूछूं भारत की आजादी कब हुई थी, आप झट से बता दोगे क्यों, आपको याद है। दूसरा लेवल होता है समझना। अगर मैं आपसे पूछूं कि आजादी शब्द का मतलब क्या होता है, आप मुझे बता दोगे क्यों, आप समझते हो शब्द का मीनिंग। तीसरा होता है अप्लाई करना, उस जानकारी को कहीं ना कहीं अप्लाई करना। मैं बोलूंगा अच्छा जाके उस पिंजरे से उस पंछी को आजाद कर दो, आपने आजादी की नॉलेज को वहां पे अप्लाई। लेकिन फिर आता है हाई ऑर्डर थिंकिंग, जिसमें आती है 3 चीजें, एनालाइज, इवैल्यूएट, क्रिएट। एनालाइज का मतलब होता है चीजों को ब्रेक डाउन करना, उसके छोटे से छोटे पार्ट को समझना कि अच्छा ये चीज काम कैसे करती है। अगर मेरे टीचर ने कहा ये चीज ऐसे ऐसे करती है तो अच्छा ये काम कैसे करती है। कोई हमने देखा मैथमेटिकल फॉर्मूला, उसको प्रूव करके देखा, हमें समझ आया कि अच्छा ये चीज इस तरीके से काम करती है। मैं आपको जो कह रहा हूं आप उसको सुन रहे हो और साथ साथ आप इस चीज को समझ भी रहे हो, समझ रहे हो कि अच्छा मैंने इस चीज के बारे में बात करी, उस चीज के बारे में बात करी। ये एनालिसिस होता है। फिर जो इवैल्यूएट होता है उसका मतलब होता है चीजों को जज करना, कंपेयर करना। मैंने आपको जो बोला आप देखोगे ना, अच्छा यार मैं इस चीज को इस तरीके से देखता हूं, तूने बोला कि ये चीज सही है गलत है, या आपने क्या करा, जज करा। वहीं आपने साथ ही साथ कंपेयर भी करा अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ। अच्छा मेरे को स्कूल में ये बताया था, मैं इस बारे में मानता हूं, मैं इस चीज को इस तरीके से देखता हूं। क्या करा आपने, कंपेयर करा। ये हायर ऑर्डर थिंकिंग में ही आता है। फिर आता है जो कि 6th है, वो है क्रिएट, कि खुद से क्रिएट करना, कुछ नया बनाना। क्रिएशन जो रहता है सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस यही रहता है, उसके बारे में आगे हम बात करें। लेकिन हायर ऑर्डर थिंकिंग इतनी जरूरी क्यों है और मैं इसके ऊपर वीडियो क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मैंने खुद ने देखा है बहुत सारे लोगों को जो अपनी पूरी लाइफ लो ऑर्डर थिंकिंग से ही चला रहे होते हैं। तुम देखोगे इंडिया में कोई और इंसान आएगा, वो उन्हें कुछ काम की बातें कहेगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं ओशो का या फिर आचार्य प्रशांत का। अब ये जो दोनों लोग हैं ये क्या करते हैं, खुद में एक थिंकर है, चीजें सोचते हैं लोगों को बताते हैं। लोग रादर देन थिंकिंग ऑन देयर ओन, वो खुद से नहीं सोचते हैं, वो ना ही खुद से चीजों को इवैल्यूएट करते हैं, एनालाइज करते हैं, खुद का नया वर्जन बनाते हैं, नहीं। वो उन्हें जैसा बोला गया वो उसको सुनते हैं, याद करते हैं, बोलना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। एंड इसीलिए वो लोग इतना ज्यादा दूसरे इंसानों को हेट करना स्टार्ट कर देते हैं कि तुमने इसको ऐसा क्यों बोला, उसको वैसा क्यों बोला। ये जो हेट आ रही होती है वो तभी आती है जब आपके पास लो ऑर्डर थिंकिंग होती है। 10 लोग पकड़ो और उनको लाइफ की सेम प्रॉब्लम दे दो, 10 के 10 के पास, तुम देखोगे सबका अप्रोच उस प्रॉब्लम के लिए एकदम अलग है। क्यों, सबकी नॉलेज अलग है, तुम इंसान एकदम अलग हो। एंड दैट्स व्हाई एक पर्टिकुलर वे नहीं होता जो हमें स्कूल सिखा रहा होता है ना, कि सारे बच्चों को ऐसे करना है, सबका ये होना चाहिए, सबका वो होना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर इंसान अलग। और लो ऑर्डर थिंकिंग में यही होता है कि वो चीज तुम्हें एग्जाम पास करवा देगी, वो चीज तुमसे कह सकते हो छोटी मोटी काम करवा देगी, जैसे तुम बस चीजों को याद रख पाओगे, चीजों को बस समझ पाओगे, लेकिन तुम उन्हें अप्लाई नहीं कर पाओगे, तुम कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं कर पाओगे। जैसे मेरे को मेरे दोस्त ने ये बुक दी थी, ठीक है, इसका बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, ठीक है। अब मैंने मान लो इस किताब को पढ़ा और मेरे को बस किताब ये समझ आ गई कि अच्छा ऑथर ने इस वाले चैप्टर में इस बारे में बात करी थी वगैरह वगैरह, लेकिन मैंने इस किताब में कहे गए प्रिंसिपल्स को कभी अप्लाई ही नहीं करा, तो फिर वो क्या है, किसी काम की नहीं रही किताब। उसके अलावा अगर मैंने इस किताब की कही गई चीजों को ना कभी इवैल्यूएट करा, ना एनालाइज करा, ना कंपेयर करा, ना जज करा, और ना ही मैंने इसको यूज करा अपनी रियल लाइफ में खुद से एक नया वर्जन बनाने के लिए, क्रिएशन के लिए, तो किस काम की रही है बुक। ठीक है, यहाँ पे हमें फर्क देखने को मिलता है लो ऑर्डर थिंकिंग और हाई ऑर्डर थिंकिंग का। बहुत सारे लोग तुम्हें मिलेंगे जो कहेंगे यार मैं तो किताब पढ़ता हूँ, 15 दिन के अंदर अंदर मैं भूल जाता हूं मैंने कौन सी किताब पढ़ी, या फिर मुझे मटेरियल ही याद नहीं रहता, बिकॉज उन्होंने कभी उस किताब की नॉलेज को ना अप्लाई करा, ना एनालाइज करा, ना इवैल्यूएट करा, और ना ही खुद से कुछ नया क्रिएट करा। क्योंकि हायर ऑर्डर थिंकिंग तुम्हें नए डिसीजंस, अच्छे डिसीजंस बनाने में मदद करती है, नए प्रॉब्लम्स, अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करती है, और तुम्हारी क्रिएटिविटी को और ज्यादा इनहांस करती है। तुम अगर कहते हो मैं क्रिएटिव नहीं हूं, तो ऐसा नहीं है, तुम क्रिएटिव हो, बस तुम्हारे पास इनफ नॉलेज नहीं। एग्जाम्पल के लिए अगर तुम दूसरे इंसान की एडवाइस को सिर्फ सुनते हो तो तुम एक लो ऑर्डर थिंकिंग की तरफ काम कर रहे हो। लेकिन तुम उसकी एडवाइस को सुनते हो, जैसे मान लो मैंने इस किताब में कोई एडवाइस सुनी, ऑथर ने दी, मैं उसको सुनता हूं, तो उसको इवैल्यूएट करता हूं कि हाँ ये चीजें हैं मैं अपनी जिंदगी में डाल सकता हूं, ये चीजें हैं जो मैं नहीं डाल सकता, ये चीजें हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है, ये काफी अलग सा पर्सपेक्टिव है, लेकिन ये चीजें तो फालतू है। ये चीजें करने के बाद अगर तुम उस चीज को कर रहे हो देन ये हाई ऑर्डर थिंकिंग है, बिकॉज बाकी भी तुमने 3 स्टेप करे, तुमने सिर्फ याद करा और बोला नहीं,
आप जो अपने स्क्रीन पे इमेज देख रहे हो वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का एक स्टेप स्ट्रक्चर है, जिसमें अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो हमें देखने को मिलेगा रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट एंड क्रिएट। और वही अगर हम साइड की तरफ देखते हैं तो हमें नॉलेज के टाइप्स देखने को मिलते हैं कि कितने अलग अलग प्रकार की नॉलेज होती है, जिसको हम अलग अलग वे में, जो हमने नीचे से ऊपर गए थे ना, उसमें हम डाल सकते हैं। जिसमें नॉलेज होती है फैक्चुअल, जो मैंने बताया कि भारत की आजादी कब हुई थी, उन डेट्स को याद रखना, बेसिक फैक्ट्स को याद रखना, कंसेप्चुअल की चीजों के रिलेशनशिप्स को याद रखना, कोई कॉन्सेप्ट को याद रखना कि अच्छा गॉड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, या फिर हेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, लव का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये चीजें। प्रोसीजरल की चीजें काम कैसे करती है, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि अच्छा कोई साइकिल हो कैसे काम करती है, तुम देख के बता सकते हो हाँ उसमें एक एक्सल होता है, पीछे एक गियर होता है, बीच में एक चेन होती है, दैट एक्ट लाइक अ पुली, आगे से इंसान फोर्स दे रहा होता है। तो तुमने प्रोसीजरल का नॉलेज का इस्तेमाल करा और चीजों को मुझे एक्सप्लेन करके दिखाया। वहीं जो इसमें चौथा चीज होती है वो है मेटाकॉग्निशन, कि तुम कैसे सोच रहे हो उसकी अवेयरनेस लेकर आना। तुमने बोला कि यार मैं इस इंसान को नापसंद करता हूं, तो तुम खुद देख रहे हो अच्छा मैं इस इंसान को नापसंद क्यों करता हूं, क्या कारण हो सकते हैं, मैं इस तरीके से इस इंसान के बारे में क्यों सोचता हूं। ये मेटाकॉग्निशन रहती है। ये भी हाई ऑर्डर थिंकिंग में ही आता है। ज्यादातर तुम देखोगे ज्यादातर लोग नहीं कर पा रहे होते। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन अगर हम देख रहे होते हैं ना किसी भी केस में, वो एनपीसी कर्व के बारे में मैंने एक वीडियो में बात करी थी, उसमें तुम देखोगे ज्यादातर लोग मिड में आते हैं। तो इसीलिए ये चीज क्लियर करना जरूरी है कि हायर ऑर्डर थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि तुम नीचे से ऊपर जा रहे हो, इसका मतलब ये भी है कि तुम कैसे और किस टाइप की नॉलेज को यूज करके ऊपर जा रहे हो। चलो अब बहुत बात हो गई, अब हम समझते हैं कि क्या स्टेप बाय स्टेप गाइड है कि हम लोअर ऑर्डर थिंकिंग से हायर ऑर्डर थिंकिंग की तरफ जा सकते हैं। सबसे पहले ये समझो कि जो स्टेप्स हैं ये कोई एक्चुअल में सीढ़ी की तरह नहीं कि अच्छा तुमने आज ये करा कल ये करा, नहीं। ये एक तुम इसको थिंकिंग मोड की तरह सोचो कि अच्छा अभी तुम इस मोड में सोच रहे हो, अब तुम इस मोड में स्विच करोगे, ठीक है। इस तरीके से हमें समझना ताकि चीजें थोड़ी और फ्लेक्सिबल हो और आसान हो और साथ ही साथ प्रैक्टिकल हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। इसलिए सबसे पहले जो आता है वो है क्लैरिटी का मोड, जिसमें चीजों को तुम्हें समझना है और उन्हें याद कर। तुम कोई भी चीज पढ़ रहे हो, जैसे मान लो अगर मैं ये किताब पढ़ रहा हूं तो मैं इस किताब को सबसे पहले पढ़ूंगा, इसे समझूंगा, और वैसे ही कोई भी नया टॉपिक आए, कुछ भी नया हो, उसकी बेसिक चीजों को समझो एंड उनकी टर्म्स को क्लियर करो। क्योंकि अगर क्लैरिटी नहीं है तब तुम्हारा ऊपर जाना पॉसिबल भी नहीं होगा। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है लोग यहीं पर अटक जाते हैं, इसके आगे नहीं जाते, और इसके आगे जाने के लिए हमें लेकर आना पड़ेगा फोर्स एप्लीकेशन। अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा इस नॉलेज को अप्लाई करने के लिए। अगर मैं किताब पढ़ रहा हूं तो उस किताब में जो मेरे को नॉलेज मिली मैं उसको अपने रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करूंगा, किसी और इंसान को बताऊंगा वो जो नॉलेज थी, मैं उसके पैटर्न्स को अपनी रियल लाइफ में ढूंढूंगा, मैं ऐसी चीजें करूंगा। अपने आप से सवाल करूंगा कि इसको मैं अपनी असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। इस सेम चीज के बारे में मैंने क्या क्या अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग इंसान, अलग अलग एग्जाम्पल्स मैंने क्या क्या देखी। लेकिन अगर तुम ये चीज नहीं कर पा रहे हो तो विच मीन्स कि शायद से तुम्हारी जो नॉलेज है वो पूरी नहीं है, तुम्हें और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, तुम्हें उस किताब को या फिर उस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा समझने की जरूरत है। देन ओनली यू वुड बी एबल टू अप्लाई दैट। जो स्टेप 3 होता है वो चीजों को एनालाइज करना या फिर तोड़ना, अपने आप से सवाल करना कि चीज काम कैसे करती है, इसके क्या अलग अलग पार्ट्स हैं, कॉज इफेक्ट क्या है, क्या चीज हुई कि उसका परिणाम हमें ये देखने को मिला है। और यहीं से असलियत में आपकी थिंकिंग डेवलप करना स्टार्ट करती है, तो फिर एक्चुअल थिंकिंग शुरू होती है। स्टेप 4 होता है इवैल्यूएट करना, जिसमें हम चीजों को कंपेयर करेंगे और जज करेंगे, चीजों को अच्छे से और डीप जाने की कोशिश करेंगे कि उस सिचुएशन से रिलेटेड हम सवाल करेंगे क्या ये बेस्ट तरीका है इस चीज को करने का। एग्जांपल के लिए तुम गाना गा रहे हो, तुम सोच रहे हो क्या ये बेस्ट तरीका है इस गाने को गाने का, क्या कोई और भी तरीका हो सकता है। क्या करा तुमने, इवैल्यूएट करा, उस चीज को कंपेयर करा कि अच्छा मैं अगर फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करूं तो क्या होगा। लेकिन साथ साथ तुम ये भी करोगे कि इस चीज की लिमिटेशंस क्या है, प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है ना। कंपेयर भी करना है, जज भी करना। लेकिन ये स्टेप तभी ढंग से काम करता है, फिर स्ट्रांग रहता है, जब आपने एनालिसिस अच्छे से करा हो, आपको पूरी चीजें अच्छे से पता हो। और फिर आता है हमारा बिल्ड मोड कह लो या फिर क्रिएट करना। क्रिएट करने में होता क्या है ना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को यहीं पे आती है क्योंकि हमें पता नहीं होता है चीजों को क्रिएट कैसे करते हैं, अपने अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर कैसे लेकर आए। देखो अगर तुमने इससे पहले के सारे प्रोसेस अच्छे से करे, विच मीन्स तुम्हें उस पर्टिकुलर चीज के बारे में, वो कोई भी चीज हो सकती है, कोडिंग हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, साइकोलॉजी हो, या कोई भी चीज हो, उसकी तुम्हारे पास बहुत ज्यादा नॉलेज है। अगर ऐसा है देन तुम्हें अपने या तो इंस्टिंक्ट के ऊपर काम करना है। मतलब तुम कोई काम कर रहे हो, तुम्हारे पास उस चीज के बारे में बहुत बेशुमार नॉलेज है, तुम्हारे एक इंस्टिंक्ट आएगा, अंदर से एक चीज आएगी, इस चीज को इस तरीके से ट्राई करें। शायद से अगर तुम्हें इंस्टिंक्ट आता है, ठीक है, मेरे साथ होता है ऐसा, जब मैं गाना वगैरह गा रहा होता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार मैं गाना ठीक ठाक गा लेता हूँ, तो उस केस में मैं देखता हूँ कि अच्छा क्या मैं इस चीज को इस तरीके से कर सकता हूँ, क्या मैं इस हरकत को इस तरीके से ले सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद का एक वर्जन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये नहीं होता है, इंस्टिंक्ट वाला नहीं होता, कोई बात नहीं, हम एक और चीज कर सकते हैं, हम अपनी पुराने आइडियाज को कंबाइन कर सकते हैं। मैंने इसको इस किताब में इस तरीके से पढ़ा था और इसको इस किताब में इस तरीके से पढ़ा था, दोनों अलग अप्रोच थे, क्यों ना मैं इन दोनों को कंबाइन करूं।
कंबाइन करने से क्या हुआ, एक नया वर्जन बन गया। उसके अलावा हम चीजों को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं, अपने अनुसार हमें क्या पसंद आ रहा है उसके अनुसार चल सकते हैं। तुम्हें ये अप्रोच अच्छी नहीं लग रही, तुम सोच रहे हो नहीं यार मेरे को ना थोड़ा डिफरेंट चाहिए, तो तुम ट्राई कर सकते हो। यहीं पर तुम्हारा खुद का नया जो कह सकते हो अप्रोच है वो तुम्हें नजर आ सकता है। लेकिन एक और चीज, कभी कभी जो क्रिएशन है वो लास्ट स्टेप नहीं होता। मैंने कहा ना ये पूरी फ्लेक्सिबल चीज है, तो कई बार ऐसा होता है कि तुम बीच प्रोसेस में क्रिएट कर देते हो। तुमने नॉलेज ली, तुमने थोड़ा बहुत उस चीज को समझा, तुमने कुछ क्रिएट कर दिया, देन तुम उसको एनालाइज करते हो, इवेल्युएट करते हो, तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो डोंट स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम क्रिएटिंग समथिंग। तुमने कोई चीज पढ़ी और तुम खुद की कोई थ्योरी बना लो, किसी ने नहीं रोका, खुद का कुछ करो, देन उसको एनालाइज करो, इवेल्युएट करो। और एक और चीज की हायर ऑर्डर थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि तुम हर एक चीज में हमेशा टॉप पे रहने वाले हो, नहीं। तुम मान लो बहुत अच्छा गिटार बजाते हो, ठीक है, तो तुम गिटार बजा के जब हटोगे फर्स्ट टाइम पियानो पे आओगे, तो तुम उसमें वापस लेवल 1 पे ही आओगे। तुम्हारा काम होगा अपने आप को लेवल 1 से लेके लेवल 6 तक लेकर जाना, फिर एक नई स्किल पकड़ना, फिर वापस वहां पे लेवल 1 से लेवल 6 तक जाना, ठीक है। तुम्हें इसी प्रकार से ये एक साइकिल की तरह है, लेकिन बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल। तुम कहीं पर कभी लेवल 3 में हो सकते हो, कहीं पर लेवल 1 में हो सकते हो, कभी फिर लेवल 6 में हो सकते हो, तो इट इज ऑल अप टू यू। यही तो खूबसूरती है हम इंसानों की। बाकी अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जो भी तुम्हें सही लगे जरूर करना। मैं मिलता हूँ किसी और दिन, तब तक के लिए बाय बाय।